वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम शुभम है। हम इस वीडियो में क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज पर बात करने वाले हैं। एमसीक्यूज रहेंगे हमारे लिए। इससे पहले जो है एक वीडियो हमने बनाई है जो कि प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड कॉस्ट पर है, जिसके अंदर हमने प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे वो अभी कंप्लीट करे हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो मेनली जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कॉस्ट के ऊपर, कि कॉस्ट के एमसीक्यूज देखेंगे हम इसमें। ठीक है, अगर आपको प्रोड्यूसर्स बिहेवियर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखने, इससे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन देखेंगे आप, वीडियो को पॉज करेंगे और अपना आंसर जो है इन ऑप्शंस के अंदर से चूज करेंगे। ठीक है, देखिए जी सवाल, आइडेंटिफाई द टू कॉस्ट कर्व्स which starts from the same point on y axis। ऐसे दो कॉस्ट कर्व के बारे में बताना है जो कि y एक्सिस पर एक ही पॉइंट से जो है स्टार्ट होते हैं। देखते हैं कौन से हैं ऐसे कर्व्स। देखिए जी, y एक्सिस से जो कर्व स्टार्ट होते हैं उनमें सबसे पहले हमारा है टीवीसी कर्व है हमारा, एक हमारा टीएफसी कर्व है और एक हमारा टीसी कर्व है। इनमें से टीसी एंड टीएफसी जो है वो एक ही पॉइंट से जो है स्टार्ट होते हैं। टीवीसी जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और टीसी एंड टीएफसी जो है वो सेम पॉइंट एक पॉजिटिव पॉइंट से जो है स्टार्ट होते हैं। ठीक है, टीसी एंड टीएफसी जो है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। टीएफसी एंड टीएफसी दोनों अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, आंसर ही गलत हो जाएगा। टीएफसी एंड टीसी जो है आंसर इसका सही है। टीसी एंड टीवीसी जो है वो भी अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर। टीएफसी एंड एएफसी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आंसर है हमारा बी ऑप्शन, टीएफसी एंड टीसी ये दोनों ही जो है सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं वाई एक्सिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ कैसा कॉस्ट रहेगा। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर लॉक कीजिए अपना। परमानेंट स्टाफ की अगर हम बात करें तो परमानेंट स्टाफ जो है उनकी जो कॉस्ट है, उनको सैलरी जो है वो रेगुलरली मिलती ही मिलती है, एक तारीख को उनको सैलरी मिल जाती है। ऐसी कॉस्ट जो कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। तो परमानेंट स्टाफ की सैलरी पहली बात तो हो गई, एक बार फिक्स कॉस्ट हो गई। और परमानेंट स्टाफ जो है वो हमारे कंपनी का खुद का बंदा नहीं है, वो बाहर से आता है, घर से यहाँ पर काम करने आता है। मतलब कंपनी के गल्ले से पैसा जो है बाहर जा रहा है, कंपनी के गल्ले से जब पैसा बाहर जाएगा इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि ये हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हम हमारे अकाउंट्स के जो हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनके अंदर इस चीज को मेंशन कर सकते हैं कि हमने किसी एक परमानेंट स्टाफ को जो है सैलरी दी है। इसलिए ये एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी है और एक फिक्स कॉस्ट भी है। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसको हम अकाउंट्स के अंदर नहीं लिख सकते और ये जो है बेसिकली इम्प्यूटेड रहती है। जैसे कि मेरा खुद की ही बिल्डिंग है और उसका जो है रेंट मैं नहीं दे रहा हूँ और उसके अंदर मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, या फिर मैं खुद ही अपनी कंपनी के अंदर लेबर के तौर पर काम कर रहा हूँ तो मुझे वेजेस नहीं मिल रही है, लेकिन वो स्टिल अ कॉस्ट है। तो ऐसी जो है इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो कि फर्म से बाहर चले जाए, आउटसाइड द फर्म जो है जिनका पेमेंट, आउटसाइड द फर्म जो है जिनका पेमेंट हो, ऐसे ऐसे कॉस्ट को जो है हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसी कॉस्ट जो कि इनसाइड द फॉर्म हो, ऐसी कॉस्ट जो कि इनसाइड द फॉर्म जो है हो रही हो, इनको जो है हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट है, लेकिन एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट नहीं है। फिक्स्ड एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये जो है हमारा आंसर होगा सी। ये परमानेंट स्टाफ की जो सैलरी है वो फिक्स कॉस्ट भी है और साथ ही साथ वो जो है एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी है, कंपनी से बाहर भी जा रही है, इसलिए फिक्स्ड है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। वेरिएबल एंड एक्सप्लिसिट नहीं होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3, द शेप ऑफ टीएफसी कर्व इज, टीएफसी कर्व की शेप कैसी रहती है साहब? अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है, बताइए जवाब। टीएफसी कर्व जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीएफसी कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि कंपनी ने एक बार पेमेंट कर दी है, अब इसको आप चाहे कितना भी प्रोडक्शन कीजिए, ये जो है चेंज नहीं होती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने कोई बिल्डिंग या फिर कोई लैंड जो है वो खरीद ली है, तो अब ऐसी सिचुएशन में आप प्रोडक्शन करो, चाहे आप आउटपुट बनाओ, चाहे आउटपुट आप ना बनाओ, स्टिल जो है ये कॉस्ट जो है आपकी लग चुकी है। और इस बिल्डिंग पर आप कितना भी आउटपुट बना लें, ये जो है बिल्डिंग की कॉस्ट, अगर आपको 10 करोड़ रुपए की बिल्डिंग थी अगर, तो वो 10 करोड़ रुपए आपके जो है एक बार जा चुके हैं। अब आप उस पर चाहे प्रोडक्शन कीजिए ना कीजिए, आउटपुट लेवल से इस टोटल फिक्स कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप यहाँ पर कितना भी आउटपुट बना लीजिए, आउटपुट आप कितना भी जो है यहाँ पर बढ़ा लीजिए, आपको जो है टोटल फिक्स कॉस्ट अगर एक बार 10 करोड़ लग गई है, तो फिर वो जो है कभी भी आउटपुट चेंज होने से चेंज नहीं होगी, वो 10 करोड़ की 10 करोड़ ही बनी रहेंगी। इसलिए टीएफसी जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डी ऑप्शन सही है इसका। शेप ऑफ टीवीसी कर्व देखिए, टीवीसी कर्व जो है वो इन्वर्टेड एस के रूप में होता है। इन्वर्टेड एस मतलब उल्टा, उल्टा एस जो है वो बनाता है। देखिए ये इन्वर्टेड एस की तरह है, यहाँ पर हमारा है कॉस्ट और यहाँ पर है हमारा आउटपुट लेवल। जैसे जैसे हम आउटपुट को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे टीवीसी फर्स्ट increases at a decreasing rate, then TVC becomes constant, और फिर आखिर में जो है TVC start rising at a increasing rate। ठीक है, इस वजह से जो है टीवीसी कैसा रहता है, इन्वर्टेड एस का, यहाँ तक जो है वो कैसा रहता है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, यहाँ पर जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, और कुछ देर के लिए यहाँ पर जो है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट, ये हमारा टीवीसी होता है जो कि इन्वर्टेड एस शेप जैसा रहता है। इन्वर्टेड यू नहीं होता, यू शेप भी नहीं होता, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी नहीं होता। ए ऑप्शन जो है हमारा सही है। टीसी कर्व की बात करें, टीसी कर्व हमारा बनता है टीएफसी प्लस टीवीसी से। टीएफसी और टीवीसी को जब हम मिला देते हैं तब हमारा टीसी कर्व बनता है। बात करें, ये हमारा टीवीसी कर्व है और ये जो है हमारा टीएफसी कर्व है। हमने टीवीसी और टीएफसी कर्व को जब जोड़ा, यहाँ पर टीवीसी हमारा 0 है और टीएफसी हमारा इतना है, कुछ भी पॉइंट मान लीजिए पॉइंट, तो इस सिचुएशन में ये 0 हो गया, ये मान लीजिए 10 है, तो टीएसी भी कितना हो गया हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, टीएफसी 10 है इस पॉइंट पर, टीवीसी 0 है इस पॉइंट पर, तो हमारा टीसी भी जो है टीसी इज इक्वल टू टीएफसी होता है एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। 0 लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर हमारा टीसी और टीवीसी जो है वो दोनों बराबर होते हैं। इस पॉइंट से स्टार्ट होंगे, फिर उसके बाद में हमारा टीसी टीएफसी जो है वो इंक्रीज नहीं होता, इसलिए ये अगर 10 है तो अब जितना भी इंक्रीमेंट टीवीसी में होगा उसी वजह से जो है हमारा टीसी बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं टीसी जो है हमारा 10 प्लस, अब हमारा टीवीसी जो है वो 2 से बढ़ता है, तो हमारा टोटल कॉस्ट जो है, जो हमारा टीसी है उसका वैल्यू हो जाएगा 12 रुपए। ठीक है, टीसी हमारा कितना हो गया 12, हमारा टीवीसी कितना है 2,
TFC हमारा कितना है 10। TFC चेंज नहीं होता है और ये हो जाता है 3, तो हमारा TC जो है वो कितना हो जाएगा 13। ये 10 चेंज नहीं होगा, ये बढ़कर हो गया 4 और ये कितना हो गया 14। TC जो है वो केवल और केवल TC जो है इंक्रीज होता है ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन TVC। TVC में बढ़ोतरी होने की वजह से ही TC जो है बढ़ता है, इसलिए। और इन दोनों के बीच का गैप जो है बना हुआ रहता है हमारा TFC, इसलिए TVC and TC are parallel to each other, and the gap between TC and TVC is TFC। ठीक है, ये बिल्कुल इसके जैसा ही बनेगा, इनके बीच का जो गैप रहेगा हमेशा वो रहेगा TFC। ठीक है, इनके बीच का जो गैप है वो हमेशा TFC रहेगा। सही है। TC कर्व जो है वो भी इन्वर्टेड एस शेप का बनता है, जैसा TFC बनता है वैसा ही हमारा TC भी बनता है। देखिए इन्वर्टेड एस शेप है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 6। द शेप ऑफ AC कर्व इज, AC कर्व का कैसा शेप रहेगा। AC कर्व जो है हमारा एक U शेप कर्व रहता है। U शेप कर्व वो इसलिए रहता है क्योंकि AC जो है वो TC डिवाइडेड बाय Q होता है। अब हमारा TC जो है वो पहले तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और फिर वो कांस्टेंट होकर डिक्रीजिंग रेट से, पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, कांस्टेंट होकर फिर वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लग जाता है। तो जब तक पॉइंट 1 when TC is increasing at decreasing rate, इस वक्त AC falls when TC is constant, AC is at its minimum point, ये वाला पॉइंट। ठीक है, आखिरी बिंदु when TC is increasing at a increasing rate, AC starts rising। ठीक है, याद रह जाएंगे तीनों पॉइंट। इसलिए हमारा जो AC है वो U शेप होता है। ठीक है, U शेप, इन्वर्टेड U नहीं, U। ऑप्शन नंबर C। बात करें AFC की, AFC का शेप कैसा रहेगा। बात करें AFC is a rectangular hyperbola। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो लगातार कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा TFC कहें, टोटल फिक्स कॉस्ट, वो जो है TFC रिमेन्स कांस्टेंट TFC रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। जब तक हमारा ये प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है तब तक हमारा TFC जो है वो कांस्टेंट है। इसलिए जो AFC रहेगा हमारा वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा कि हमारा AFC कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, बट नेवर बिकम्स जीरो। देखिए कभी भी एक पॉजिटिव नंबर का TFC जो है वो कांस्टेंट तो रहता ही रहता है, प्लस TFC जो है वो एक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी।
और किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का जो एवरेज है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, और ना ही कभी वो जीरो हो सकता, ठीक है। एवरेज जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए एएफसी जो है कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। और एएफसी जो है वो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग रहेगा, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, और ये डिक्रीज होता होता क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। द शेप ऑफ, क्वेश्चन पूछ रहा है द शेप ऑफ एएफसी इज इन्वर्टेड एस शेप, नहीं है, इन्वर्टेड यू शेप नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है इसका आंसर होगा, कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एबीसी, सेम सिचुएशन जो हमारे पास में एसी की थी वो जो है एबीसी की बनेगी, क्योंकि हमारा एसी जो था वो टीसी अपॉन क्यू था, और एबीसी जो रहेगा हमारा वो टीबीसी अपॉन क्यू रहेगा। अब इस सिचुएशन में जैसे उस वक्त टीसी पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, तब एसी जो है हमारा लगातार गिरता हुआ रहता है। तो इस सिचुएशन में व्हेन टीबीसी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट टिल देन एवीसी फॉल्स। दूसरी बात, व्हेन टीबीसी इज कांस्टेंट एसी एवीसी is at its minimum। और जब टीवीसी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एवीसी इंक्रीजेस, ठीक है। जब टीवीसी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा तब हमारा टीवीसी गिरेगा, जब हमारा टीवीसी कांस्टेंट हो जाएगा तब हमारा एवीसी जो है वो मिनिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा, और जब हमारा टीवीसी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तब हमारा एवीसी जो है वो बढ़ने लग जाएगा, और ऐसे जो है ये एक यू शेप जो है वो बना लेगा, ठीक है। यू शेप जो है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, द शेप ऑफ एवीसी कर्व इज यू शेप। एमसी कर्व की अगर हम बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो भी एक यू शेप कर्व हमारा बना हुआ रहता है, ठीक है, यू शेप्ड। सेम जो है सिचुएशन जो टीवीसी और एवीसी वाली थी वो इसके अंदर लागू होगी, ये भी जो है एक यू शेप कर्व रहता है एमसी कर्व। यहाँ पर हम हमेशा वाई एक्सिस पर एमसी कॉस्ट लेंगे और यहाँ पर लेंगे हम आउटपुट क्वांटिटी। सवाल है फिक्स कॉस्ट से कौन सा कर्व जो है वो अफेक्ट नहीं होता है। तो देख लीजिए भाई, हमारा जो फिक्स कॉस्ट है टीएफसी अगर बात करें तो टीएफसी से हमारा एक तो एएफसी सीधा सीधा अफेक्ट होता है, क्योंकि ये होता है टीएफसी अपॉन क्यू। इससे हमारा टीसी जो है अफेक्ट होता है, क्योंकि टीसी जो होता है वो टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। टीसी अफेक्ट होता है इसलिए एसी भी जो है वो अफेक्ट होता है, क्योंकि एसी जो होता है वो होता है हमारा टीसी अपॉन क्यू। अगर हम इसको ऐसे लिख दें टीएफसी प्लस टीवीसी अपॉन क्यू, तो देखिए एसी जो है वो टीएफसी से अफेक्ट होता है। और अगर हम बात करें एमसी की, तो एमसी जो है वो टीएसी के अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसको दर्शाता है, और टीसी जो है वो एएफसी टीएफसी से अफेक्ट होता है, इसलिए एमसी भी जो है टीएफसी से अफेक्ट नहीं, एमसी जो है टीएफसी से अफेक्ट नहीं होगा। एमसी जो है वो चेंजेस इन टीसी बताता है, और चेंजेस इन टीसी आता है ओनली ड्यू टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
टीसी के अंदर चेंजेस केवल और केवल टीवीसी की वजह से आता है, टीएफसी की वजह से जो है टीसी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि टीएफसी तो क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, टीएफसी की वजह से जो है टीसी कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि टीएफसी जो है क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ड्यू टू विच एमसी जो है क्या रहेगा, टीएफसी की वजह से कभी भी अफेक्ट नहीं होगा, ये केवल टीवीसी की वजह से अफेक्ट होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से अफेक्ट नहीं होगा, टोटल वेरिएबल की कॉस्ट की वजह से जो है अफेक्ट होता है। टोटल कॉस्ट जो है हमारा अफेक्ट होता है ओनली ड्यू टू टीवीसी। ठीक है, चेंज होगा, और इस चेंज को जो है हमारा मार्जिनल कॉस्ट बताता है, इसलिए इसका आंसर जो है क्या रहेगा हमारा, एमसी कर्व। टीसी अफेक्ट होता है फिक्स कॉस्ट से, एसी भी अफेक्ट होता है, एएफसी तो होता ही है। आंसर है इसका एमसी, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉस्ट शेड्यूल ऑफ अ फर्म whose टोटल फिक्स कॉस्ट इज 12 इज गिवन एज। देखिए जी, टीएफसी यहाँ पर दे रखा है जो है हमारा 12। टीएफसी हमने हमने पढ़ा है कि टीएफसी जो है थ्रू आउट प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट रहता है। अगर हमारा टीएफसी एक बार निकल के आ चुका है कि वो 12 है, तो वो थ्रू आउट दिस प्रोसेस जो है क्या रहेगा, हमेशा 12 ही रहेगा। ठीक है, हमारा एमसी जो है वो हमें बताता है कि टीवीसी के अंदर जो है कैसे कैसे चेंजेस रहे हैं, तो हम जो है इससे टीवीसी जो है हम निकाल सकते हैं। पहले पॉइंट के ऊपर जो है हम मान के चलते हैं ये डैश है, सॉरी, पहले पॉइंट पे जो है हम ये मान के चलते हैं ये कितना है, 9। ठीक है, 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 प्लस 2, जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे, जैसे जैसे हम इसको प्लस करेंगे, वैसे वैसे हमारा टीवीसी जो है वो निकलता हुआ आ जाएगा। ठीक है, एमसी को आप जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा टीवीसी जो है वो आता जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए। 9, 9 प्लस 7 ये हो गया हमारा 16, 9 प्लस 7 प्लस 2 ये हो गया हमारा 18, 18 प्लस 4 हो गया हमारा 22, 22 प्लस 8 हो गया 30, 30 प्लस 12 ये हो गया हमारा 42। ये हमारा निकल गया टीवीसी। अगर हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की अब यहाँ पर, तो टोटल कॉस्ट हमारा क्या रहेगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है टीएफसी प्लस टीवीसी। टीएफसी है हमारा 12 और ये है हमारा 9, तो ये आंसर हो गया हमारा 12 प्लस 9 21। अगले पॉइंट पर 16 प्लस 12 ये हो गया हमारा 28, 12 प्लस 18 ये हो गया हमारा 30, ये हो गया हमारा 34, ये हो गया हमारा 42 और ये हो गया हमारा 44 54। ठीक है, देखिए जी, पहले पॉइंट पर कितना है, पहले पॉइंट पर है 21 और दूसरे पर है 28। सवाल है इन दिस केस टीसी एट सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट, सेकंड नंबर पे जो है हमारा 28 है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। 16 क्या है भाई, 16 है टीवीसी है 16। ठीक है, 9 हमारा क्या है, 9 फर्स्ट लेवल पर है, ये भी गलत है। 7 तो कहीं नहीं है, 7 तो बिल्कुल गलत हो गया। आंसर है हमारा 28। कैसे निकाला हमने, हमने एमसी से डिराइव करा टीवीसी, एमसी से डिराइव करा हमने टीवीसी, टीएफसी हमको दे रखा है, हम फिर हमने निकाला टीसी जो कि हमारा टीएफसी प्लस टीवीसी से। ठीक है, सेकंड लेवल ऑफ आउटपुट पर हमने 28 निकाला, 12 प्लस 16 प्लस 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कॉस्ट शेड्यूल दे रखा है फर्म का, हमें बताना है एमसी फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पर, इस पर जो है हमारा एमसी क्या रहेगा। एमसी का फॉर्मूला है TC1 माइनस TC n-1।
जो हमारा टीसी है यहाँ पर, इसको ये टेबल उल्टी दे रखी है, ये जो है जैसे जैसे ये आउटपुट गिर रहा है वैसे ये उल्टी दे रखी है टेबल, इसको पहले तो सीधी करते हैं टेबल को। अगर हम इसके अंदर से मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं तो हमारा बनता है TC1 माइनस TCn-1। जो हमारा TC है यहाँ पर, उसके अंदर से हम जो है माइनस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पिछली वैल्यू जो है माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम करेंगे 45 माइनस 40। जो हमारा करंट टोटल कॉस्ट है उसमें से हम प्रीवियस टोटल कॉस्ट को जो है माइनस करेंगे, तो हमारा एम से निकल जाएगा, आंसर आएगा 5। यहाँ पर हम 55 में से माइनस करेंगे इससे प्रीवियस वाला, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। इससे पिछले वाला हम माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 20। इससे पिछले वाला करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 45। देखिए जी, इन द गिवन केस MC एट फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट, फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पर हमारा MC कितना है, 10 आ रहा है, आंसर 10 है इसका आंसर, -10 नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या है 10, मार्जिनल कॉस्ट 10। ठीक है, फेयर इनफ, आगे बढ़े। कैसे निकाला हमने, इस फॉर्मूले से। MC कर्व कट्स AC कर्व एट इट्स, बिल्कुल ये रिलेशनशिप वाले अब सवाल आएंगे आपके पास में। AC कर्व जो है हमारा एक U शेप कर्व होता है, इसकी थ्योरी जो है आप लोग देखिएगा। और हमारा MC कर्व जो है वो भी एक U शेप कर्व होता है, और MC कर्व जो है हमारा AC कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट से जो है कट करता हुआ जाता है। MC intersects or cuts AC at its minimum point। MC जो है AC को उसके मिनिमम पॉइंट के ऊपर काटता है। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, लोएस्ट पॉइंट सही है, हाईएस्ट पॉइंट गलत है, एंडिंग पॉइंट गलत है। आंसर है हमारा बी, कि एट इट्स मिनिमम पॉइंट जो है इसको ये कट करता है। एबीसी कर्व की बात हो रही है कि एमसी कर्व जो है एबीसी कर्व को कहां से काटता है, इसकी थ्योरी आप जरूर पढ़िएगा। एबीसी कर्व जो है एक यू शेप कर्व है, एमसी कर्व जो है वो भी एक यू शेप्ड कर्व है, लेकिन एमसी कर्व जो है वो सॉरी एमसी कर्व जो है वो एसी को उसके मिनिमम पॉइंट के ऊपर कट करता है। एमसी कट्स एबीसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट। ठीक है, AC MC cuts both AC and ABC। बोथ AC एंड ABC एट इट्स मिनिमम पॉइंट, इन दोनों के मिनिमम पॉइंट से जो है MC इनको कट करता है। लोएस्ट पॉइंट आंसर है बी ऑप्शन। देखिए जी वैसा, द गैप बिटवीन AC एंड ABC कर्व,
एसी और एवीसी के बीच में जो गैप रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, एएफसी रहेगा। ठीक है, एएफसी जो है वो ही हमेशा एसी और एवीसी के बीच का गैप बना हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हमें एएफसी की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि एएफसी की एक ही प्रॉपर्टी है कि इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन आउटपुट लेवल। जैसे जैसे आउटपुट लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो एएफसी है वो घटता चला जाएगा। यही जो है इसकी खास बात है कि एएफसी जो है वो लगातार गिरता है जब तक जो है वो आउटपुट लेवल बढ़ता रहेगा। द गैप बिटवीन एसी एंड एवीसी कर्व इज, पहली बात तो एएफसी है और एएफसी जो है वो लगातार गिरता हुआ रहता है। इंक्रीजेज विद राइज इन आउटपुट लेवल, बिल्कुल गलत बात। एएफसी जो है वो कभी भी इंक्रीज नहीं होता विद आउटपुट लेवल। डिक्रीजेज विद फॉल इन आउटपुट लेवल, आउटपुट लेवल के फॉल होने से क्या हमारा एएफसी गिरता है, बिल्कुल गलत बात है। रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, ये भी बिल्कुल गलत बात है। फर्स्ट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, ये भी गलत बात है। ये तो चारों ही गलत हो गए, अब ये तो चारों ही गलत हो गए। डिक्रीजेस विद यहाँ पर राइज होना चाहिए, तब ये ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, द गैप बिटवीन AC एंड AVC डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन या फिर राइज इन आउटपुट लेवल। जैसे जैसे आउटपुट लेवल बढ़ता है, इंक्रीज होता है, वैसे वैसे जो गैप है वो गिरता चला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऐसे अगर देखा जाए तो ये तो चार ही ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, सवाल देखिए, सवाल नंबर 15। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एएफसी कर्व। एएफसी कर्व की वैसा यहाँ पर बातें हो रही हैं, बताइए एएफसी कर्व की क्या क्या खास बात है। एएफसी कर्व इज अ यू शेप कर्व, गलत बात है। एएफसी कर्व जो है वो यू शेप कर्व नहीं है। एएफसी कर्व जो है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। AFC curve starts from its maximum point and then keeps on increasing, गलत बात। starts from its maximum point and keeps on decreasing होना चाहिए, तब ये सही हो जाता। अभी के लिए ये गलत है। AFC कर्व टचेस एक्स एक्सिस, बिल्कुल गलत बात। AFC कर्व नेवर टचेस एक्स एक्सिस, नन ऑफ द अबव, ये है भाई सही आंसर। इनमें से कोई भी जो है AFC के बारे में सही बात नहीं बोल रहा है, इसलिए आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सवाल है, AC, AVC और MC जो हैं वो यू शेप ही क्यों होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में ये। क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, बिल्कुल गलत। ये तो कंज्यूमर बिहेवियर का थ्योरी है, ये तो कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी है, वो यहाँ पर जो है लागू नहीं होगी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो हमारे पास में कहाँ पर आता है, लॉन्ग रन की यहाँ पर बातें हैं, ये लॉन्ग रन की बात हो रही है। MC, AVC और AC जो है, AVC जो है बेसिकली, AVC जो है वो बेसिकली शॉर्ट रन के अंदर ही आता है, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर AVC नाम की कोई चीज नहीं है वहां पर, क्योंकि सब कुछ ही वेरिएबल है, इसलिए जो है वहां पर AVC नाम की कोई भी चीज नहीं है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बिल्कुल सही जवाब होगा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि ये शॉर्ट रन थ्योरी है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जैसे जैसे आप आउटपुट, जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इससे मिलने वाला जो आउटपुट है वो पहले तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा और फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव रिटर्न्स देने लग जाएगा। ठीक है,
इसी चीज को जो है हम जब कॉस्ट में अप्लाई करते हैं तब हमारा टीवीसी कर्व निकलता है, जो कि पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, फिर वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर वो कांस्टेंट हो जाता है, और फिर वो पहले वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, फिर वो कांस्टेंट हो जाता है, और फिर वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। ऐसा 0 से स्टार्ट होता है टीवीसी, ऐसा। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। सवाल नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो गलत है भाई साहब? देखिए, एसी कैन राइज व्हेन एमसी इज सॉलिंग, बना के देख लेते हैं हम। हमने यहाँ पर कर्व बनाया, एसी एमसी, कॉस्ट क्वांटिटी। एसी कैन राइज व्हेन एमसी इज फॉलिंग, व्हेन एमसी इज फॉलिंग, यहाँ तक एमसी जो है वो क्या हो रहा है भाई? फॉल हो रहा है। तो एसी क्या राइज हो सकता है? बिल्कुल गलत बात। एसी राइज होता है, एसी राइजेस, एसी राइजेस व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एसी। ठीक है जी। एसी कैन फॉल व्हेन एमसी इज राइजिंग, जब एमसी राइज हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक जो है एसी फॉल हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा हो सकता है कि एसी जो है फॉल कर रहा हो और एमसी जो है वो राइज कर रहा हो। ये जो है ऐसा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सिचुएशन है वो ये हमें बता रही है। इस सिचुएशन के अंदर हमारा एसी जो है वो गिर रहा है और एमसी जो है वो हमारा बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़िया बात है। एबीसी कैन फॉल व्हेन एमसी इज राइजिंग। एबीसी की बात अगर हम कर लें तो ये हमारा एबीसी होता है। सेम प्रॉपर्टीज जो कि एसी की एमसी के साथ में है वही एबीसी की एमसी के साथ में रहेगी। एबीसी कैन फॉल व्हेन एमसी इज राइजिंग, एमसी जो है यहाँ से राइज हो रहा है और एमसी जो है यहाँ से लेकर इस गैप तक जो है राइज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एबीसी जो है फॉल हो रहा है। बिल्कुल ये सिचुएशन भी जो है बिल्कुल सही है। एसी कैन राइज when MC is rising, average cost can rise when MC is rising। जब MC बढ़ रहा है, ये देखिए इस एरिया के अंदर MC जो है हमारा बढ़ रहा है और इस सिचुएशन में AC जो है जो भी बढ़ रहा है, ये भी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा कि जब MC बढ़ रहा है, देखिए इस सिचुएशन में यहाँ पर हमारा MC जो है वो बढ़ रहा है और इसी जगह पर जो है हमारा ABC जो है वो भी बढ़ रहा है। AC ABC दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। ढूंढना क्या था इसमें? कंडीशन से इनकरेक्ट ढूंढना है। ए जो है इनकरेक्ट है भाई, ए इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज फिक्स कॉस्ट? इन चारों में से फिक्स कॉस्ट जो है हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री, प्राइमरी, डायरेक्ट, अवॉइडेबल। नाइस क्वेश्चन। अवॉइडेबल कॉस्ट नहीं होगा, अवॉइड कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट जो है वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है, अनअवॉइडेबल रहती है। इसको मैं फिक्स कॉस्ट कह सकता हूँ क्योंकि हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसको हम ओवरहेड कॉस्ट भी जो है शायद कहते हैं। सप्लीमेंट्री कॉस्ट नहीं होगा, प्राइमरी कॉस्ट देखना पड़ेगा, एक बार देखते हैं।
वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती हैं ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ही जो है हमारी ओवरहेड कॉस्ट कहलाती हैं। फिक्स कॉस्ट के अलग अलग नाम लिख लीजिए भाई साहब, देख लीजिए सवाल। फिक्स्ड कॉस्ट के अलग अलग नाम हो गए, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट। ये सब जो है क्या है, फिक्स कॉस्ट के ही अलग अलग नाम है। डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो क्या है हमारी, वेरिएबल कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट। आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट यू शेप, इनमें से कौन सा कर्व जो है वो यू शेप कर्व नहीं होता। एमसी जो है यू शेप है, एसी यू शेप है, एबीसी जो है वो भी यू शेप कर्व है, लेकिन हमारा जो एएफसी भाई साहब है ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये जो है एक यू शेप कर्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, एएफसी इज नॉट ए यू शेप कर्व। सवाल नंबर 20, द एरिया अंडर एमसी कर्व इज, एमसी कर्व के अंदर जो एरिया है, इसके नीचे नीचे जो एरिया है, इस एरिया का क्या नाम है। एमसी कॉस्ट क्वांटिटी पूछ रहे हैं आपसे, यहां से लेकर यहां तक ये जो बीच का एरिया है, इस एरिया का नाम क्या है। इसको हम कहते हैं टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है इसका नाम है। एरिया अंडर एमसी इज टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुछ समझने की बात नहीं है इसमें। When AC is rising, then marginal cost curve is, बिल्कुल बहुत बार बता दिया अब तो। When AC is rising, इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट की बेसिकली बात हो रही है, इस वाले पार्ट के अंदर when AC is rising, marginal cost curve must be rise। ठीक है। सवाल नंबर 22, एज आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे एएफसी जो है वो स्टार्ट्स फॉलिंग, गिरता चला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हलवा सवाल है ये सब। ठीक है भाई, दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट सेशन में हम बात करते हैं रेवेन्यू की। ठीक है, एमसी क्यूज। थैंक यू सो मच।